चलो अभी कोई बातें नहीं करेगा, प्लीज यहाँ पे पूरा फोकस। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम कब है दीपिंदर? बीकॉम का टेस्ट है, बीकॉम का नहीं, वहां पर नेक्स्ट एग्जाम बीकॉम का 8 सेमेस्टर है, 8 दिसंबर। प्रैक्टिकल बस एक ही होना था, दो इंग्लिश है। हाँ जी, प्लीज यहाँ पर फोकस करो सब लोग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक टॉपिक है प्रेजेंटमेंट। सीधा प्रेजेंटमेंट टॉपिक पे चल रही हूँ मैं। प्रेजेंटमेंट के क्या क्या रूल्स हैं? प्रेजेंटमेंट में पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस के। प्रेजेंटमेंट के क्या रूल्स हैं? तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया, पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के बाद तो अभी वो वैलिड बना ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड कब बनता है, क्रिएट ही कब होता है, जब सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट करवा दे। तो मैंने बिल ड्रॉ करने के बाद एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं अगर आफ्टर साइट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आफ्टर डेट, एक होते हैं आफ्टर साइट। जो आफ्टर डेट है वो तो जब मैंने बनाया साथ के साथ ही टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। जो आफ्टर साइट है, मैं सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट करूंगी उसके बाद उसमें टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। कहते हैं इस टाइप के बिल के लिए आपने एक्सेप्टेंस कैसे करनी है? कहते प्रेजेंट करोगे आप ड्रॉइंग को, जो भी पर्सन के पास राइट है एक्सेप्टेंस डिमांड करने का वो प्रेजेंट करेगा, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करेगा, बिजनेस आवर्स में बिजनेस डे पे करेगा। फिर अब ब्रैकेट्स वाली चीजें पढ़ते हैं। कहते हैं अगर कोई टाइम या प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है प्रेजेंटमेंट के, तो अगर कोई टाइम फिक्स्ड है तो उसी टाइम पे करेंगे, अगर कोई प्लेस फिक्स्ड है तो उसी प्लेस पे करेंगे। अगर टाइम और प्लेस फिक्स नहीं है तो टाइम उन्होंने क्या बोल दिया, रीजनेबल टाइम। प्लेस कोई भी फिक्स नहीं है तो उन्होंने आगे आके हमें बताया कि अगर कोई भी प्लेस फिक्स नहीं होगी तो सबसे पहले हम बिजनेस प्लेस पे करते हैं। बिजनेस प्लेस भी ना पता हो उस पर्सन का तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे करते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस भी ना पता हो तो जहां पे वो पर्सन मिले वहीं पर हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आगे प्रेजेंट किया ही नहीं। नो पर्सन इज लाइबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। तो उस पर्सन को अब कोई भी लाइबल ही नहीं है। एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया, उसने बिल ड्रॉ किया 10 मार्च का, एंड उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, एक्सेप्टेंस के लिए दिया ही नहीं वाई। अब इसमें टाइम पीरियड था 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स के बाद वाई ने पेमेंट नहीं की। अब एक्स वाई को सीव करना चाहता है, क्या वो लीगली उसे सीव कर सकता है? नहीं, कहते वाई उसे लाइबल ही नहीं है। अगर आप वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं करोगे तो अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है, नो पार्टी इज लाइबल ऑन द बिल। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेबल है एक सर्टेन पीरियड पे आफ्टर साइट, तो उसे प्रेजेंट करना है हमने मेकर को फॉर साइट। अगर उसे ढूंढा जा सकता है, कौन करेगा? जो पर्सन एक्सेप्टेंस डिमांड कर सकता है, रीजनेबल टाइम पे करेगा, बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे में। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो हम लोगों ने ऊपर रूल पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बिल्कुल सेम रूल है प्रोमिसरी नोट के लिए। फिर कहते हैं ड्रॉई को टाइम मिलेगा डेलिब्रेट करने का। ड्रॉई कितनी देर तक के लिए सोच सकता है? मान लो मेरे पास बिल आ गया, मुझे बोला एक्स ने कि मैंने पेमेंट करनी है, पर मैं जानबूझ के उसके ऊपर साइन ही नहीं कर रही। तो ऐसे मुझे कितना टाइम मिल सकता है उसे के बारे में सोचने का? 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। तो जो पहला टॉपिक आपके बुक में बना हुआ है, ये सब कुछ आपके बुक में एक ही लाइन में आ रहा है। उस सबका हेडिंग क्या है एक्चुअली? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में पहला उन्होंने कैटेगरी बताया बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस। दूसरा कैटेगरी बताया प्रोमिसरी नोट, अगर वो आफ्टर साइट है उसके क्या रूल्स हैं। एंड तीसरा कैटेगरी बताया कि ड्रॉई को कितना टाइम आप अलाउ करो।
यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट करना। अगला पॉइंट है पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना। अब पैसे लेने का टाइम आ गया, अब हमें फिर उस पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके जाना पड़ेगा कि आप हमारी पेमेंट कर दो। कहते हैं चाहे किसी भी टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे चेक है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसे प्रोमिसरी नोट को आप मेकर को दोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए आप पैसे मांगने जाओगे एक्सेप्टर के पास, और चेक के केस में पैसे मांगने जाओगे ड्रॉई के पास। अगर आप इसमें कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो कोई भी पर्सन आपको लायबल नहीं होगा। आपने प्रेजेंटमेंट कैसे करनी है, आप प्रेजेंटमेंट पर्सनली भी कर सकते हो, और अगर आपने उनको पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड लेटर भेजा है आप वो भी कर सकते हो। स्पेशली आप अपनी बुक में हाईलाइट करोगे, अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड है एंड नॉट पेएबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक प्लेस फिक्स नहीं की गई, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड है तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक प्लेस बतानी ही पड़ेगी। मान लो प्रोमिसरी नोट में एक पर्सन ने बोला कि मेरे से इस जगह पे पैसे लेने आ जाना, तो मैं प्रेजेंटमेंट भी कहाँ करूंगी, उस जगह पे करूंगी। प्रोमिसरी नोट में एक पर्सन ने बोला तुम मेरे से पैसे लेने आ जाना, पर उसने कोई जगह बताई ही नहीं, तो क्या इस केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत है? नहीं। प्रोमिसरी नोट में तो उसने खुद प्रॉमिस किया ना कि मैं पेमेंट करूंगा। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो पेएबल टू ऑर्डर नहीं हो सकता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड नहीं हो सकता है, और जो चेक है वो होता ही क्या है, ऐसा कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस पेएबल ऑन डिमांड। इसका मतलब कि आमतौर पे तो पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक स्पेशल केस क्या है कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड है और उसमें एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड की गई है, उस केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत है, पेमेंट के लिए अदरवाइज जरूरत ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर। ओके। कहते अगर मान लो आपके पास किसी चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, तो हमने जब चेक की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था इट इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो मान लो मेरे पास ट्रंकेटेड चेक आया और वो ऐसी सिचुएशन है कि मुझे सस्पिशियस लग रही है, मुझे लग रहा है कि शायद ये जो चेक है इसमें जेन्युइननेस नहीं है, तो उस केस में मैं कोई भी और फर्दर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती हूँ। तो उस केस में प्रेजेंटमेंट सिर्फ कब वैलिड होगी, जब हमें वो फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, किस टाइम पे आपने प्रेजेंटमेंट करनी है, बैंकिंग आवर्स पे करनी है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट, कहते हैं प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि पेएबल है एक स्पेसिफिक पीरियड पे आफ्टर डेट या साइट, उसे हमने प्रेजेंट करना है मेच्योरिटी पीरियड। यहां से वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों से पैसे मांगने ड्यू डेट वाले दिन नहीं जाएंगे, हम कब जाएंगे, मेच्योरिटी पे जाएंगे। मेच्योरिटी होती कब है, ड्यू डेट में हम कितने दिन ऐड करते हैं, 3 days। अगर कोई प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल है तो हर इंस्टॉलमेंट में 3 डेज ऐड करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट में या लास्ट इंस्टॉलमेंट में, इन एवरी इंस्टॉलमेंट 3 डेज विल बी एडेड। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट स्पेसिफिक प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, कहते हैं मान लो किसी केस में एक पर्सन ने एक स्पेसिफिक प्लेस बता दी कि तुम सिर्फ मेरे से यहाँ ही पैसे मांगने आओगे और कहीं पे भी नहीं मांगने आ सकते, तो इस केस में मैं प्रेजेंटमेंट कहाँ करूंगी, उसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही करेंगे। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेबल है एट स्पेसिफाइड प्लेस, कहते हैं अगर कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है स्पेसिफिक प्लेस पे, नाउ टू चार्ज द मेकर और ड्रॉअर, हमने उसे स्पेसिफिक प्लेस पे ही क्या करना है, प्रेजेंट करना है, और कहीं पर भी नहीं करना। प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड, अगर मान लो आपने कोई जगह डिसाइड ही नहीं की तो फिर प्रेजेंटमेंट कहां पर करनी है। अगर कोई जगह डिसाइड नहीं की तो जहां पर भी उस पर्सन का बिजनेस है, अगर उसका बिजनेस ही नहीं है तो उसके घर पे, अगर वो भी नहीं फाइंड आउट हो रहा, वो भी नहीं है, तो जो वहां पे भी हमें पर्सन मिलेगा हम वहां पे कर सकते हैं। तो कहते हैं अगर पर्सन का कोई भी नोन प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आपको कोई भी उसका बिजनेस प्लेस नहीं पता, आपको उसका कोई भी घर नहीं पता, तो जहां पर भी वो पर्सन मिलेगा आप वहां पे कर सकते। तो ये पहले 11 रूल्स हमने कैटेगरी में याद किए, एक बार रिवाइज करते हैं अब। सबसे पहला पॉइंट आया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए कहते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसे आप एक्सेप्टेंस के लिए भेजोगे रीजनेबल टाइम में भेजोगे, बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो जो सामने वाला पर्सन है उसकी भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं।
प्रॉमिसरी नोट को भी सिमिलर तरीके से भेजा जाएगा। पर एक्सेप्शन ध्यान रखनी है प्रॉमिसरी नोट में, अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है जिसमें कोई प्लेस बताई ही नहीं गई, तो उस केस में हमने भेजने की जरूरत ही नहीं है। हमें मेच्योरिटी के टाइम उसे दूसरी बार प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ड्रॉई को कितना टाइम मिलेगा डेलिब्रेट करने के लिए? 48 आवर्स का टाइम मिलेगा। पेमेंट के लिए सारे टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाले पर्सन की लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, दे आर नॉट लाइबल। बिजनेस आवर्स में करना है, मेच्योरिटी वाले दिन करना है। अगर इंस्टॉलमेंट्स में है, सब में 3 डेज ऐड करने हैं। अगर एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड की गई है तो सिर्फ उस स्पेसिफिक प्लेस पे किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी बिजनेस प्लेस या घर पे किया जाएगा। अगर दोनों ही चीजें नहीं है तो जहां पे भी वो पर्सन मिलेगा। तो अब आई होप यहां तक तो सब लोग क्लियर हो गए हैं। सेक्शन 71। नेक्स्ट पॉइंट है चेक को प्रेजेंट करना टू चार्ज ड्रॉअर। देखो इसके लिए केस, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर। मिस्टर ए ने चेक इशू किया मिस्टर बी को, यस बैंक का चेक है। तो मिस्टर ए ने चेक इशू किया, तो मिस्टर ए तो क्या बन गए? ड्रॉअर। और इन्होंने ये पैसे दे लिए हैं, ये और क्या बन गए? पेयर। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंक, तो यस बैंक इस केस में क्या बन गया? ड्रॉय। एंड पैसे मिलेंगे मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी क्या मिल गए? पे। ठीक है। तो केस 1 है कि मिस्टर बी ने चेक वैलिडली प्रेजेंट किया, बट वो डिसऑनर हो गया। इस ड्रॉअर, मिस्टर ए एंड ड्रॉअर लाइबल अंडर सेक्शन 138। क्या जो ड्रॉअर है वो सेक्शन 138 में लाइबल है इस चीज के लिए? अगर चेक डिसऑनर हो रहा है, सेक्शन 138 में हमारे पास क्या राइट होता है? अगर वो चेक किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए था, तो 2 नंबर हमने याद किया था। मिस्टर ए कैन बी पुनिश्ड विद अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, 2 years फाइन, 2x फाइन, और बोथ दोनों चीजों के लिए हो सकते हैं। केस 2, मिस्टर बी ने चेक प्रेजेंट किया, देयर इज डिले ड्यूरिंग विच बैंक गॉट इंसॉल्वेंट and can pay only 60% of amount available. His drawer, Mr. A, liable under section 140। सेकेंड केस में मिस्टर बी ने चेक दे दिया। मान लो आपने मुझे मैंने आपको 5 लाख का चेक दिया, लेट्स अज्यूम मैंने आपको एक 5 lakhs का चेक दिया। मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपीज पड़े हैं, तो ये चेक क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। मैंने आपको चेक दिया 10th दिसंबर, आपने चेक डिपॉजिट किया 24 दिसंबर। आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि हमारे पास एक चेक है, मैं आपके अकाउंट में से पैसे निकालो, डेबिट करो और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बट बैंक कहता कि 20 दिसंबर को हम तो इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो हम तो सब लोगों को सिर्फ 60% अमाउंट ही पे कर पा रहे हैं।
तो अगर मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपए थे, अब बैंक मुझे इसके बदले में कितने पैसे देगा? 4.8। आपका चेक कितने का है? 5 लाख का। तो आपका चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर। क्या आप बाकी के पैसे जो भी लॉस होगा मेरे से रिकवर कर सकते हो? क्या मैं 138 में लायबल हूं? नहीं। कहते अगर आपके चेक में डिले था चेक प्रेजेंट करने में, और जब आपने प्रेजेंट किया उस मोमेंट तक ड्रॉअर और बैंक का रिलेशन ही ऑल्टर हो गया है। ठीक है। मेन वर्ड में क्या याद करवाना चाहती हूँ? ऑल्ट्रेशन ऑफ बैंक एंड ड्रॉअर्स रिलेशन। इसलिए ए नॉट लाइबल। अब ए लाइबल नहीं। डेट से पहले करोगे तो पूरी अमाउंट। फिर अगर डिसऑनर होता वो पर्सन लाइबल होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा, पर बहुत बार केस क्वेश्चन आया हुआ है इसका। चेक को प्रेजेंट करना किसी भी पर्सन को चार्ज करने के लिए। कहते हैं जो चेक है अगर आप किसी भी पर्सन को चार्ज करना चाहते हो ड्रॉअर को छोड़ के, उसे रीजनेबल टाइम में आपने प्रेजेंट करना ही करना है, आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन। ये है किसी और पर्सन को, और एक है ड्रॉअर को चार्ज करना। कहते हैं अगर आपने चेक के लिए चार्ज करना है ड्रॉअर को, तो आपको प्रेजेंट करना है बैंक को, उस जिससे पहले के बैंक और ड्रॉअर का रिलेशन क्या हो जाए? ऑल्टर हो जाए, चेंज हो जाए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड है, इसकी प्रेजेंटमेंट कैसे होगी? कहते हैं अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड है तो उसे आप रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट करोगे। क्या जो प्रेजेंटमेंट है हम किसी के एजेंट को, किसी के एम्प्लॉय को, या किसी पर्सन की डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या इंसॉल्वेंट को कर सकते हैं? तो पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या नेगोशिएशन एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, क्या ये लोग नेगोशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? नेगोशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर करना। ट्रांसफर कैसे होता है? ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है? डिलीवरी। वेरी गुड। मेन वर्ड क्या है? डिलीवरी। जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसमें चाहिए होता है एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, और जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या चाहिए होती है? डिलीवरी। तो वहां पर हमने स्पेशली केस पढ़ा था। क्या जो डिलीवरी है वो किसी का एजेंट, किसी की डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी कर सकता है? यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं? नो नहीं कर मैम। सकते। मैंने कितनी सारी एग्जांपल्स नहीं करवाई थी कि एक पर्सन ने चेक बना के ड्रॉर में रखा हुआ है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बेटे ने चेक दे दिया, क्या ये वैलिड होगा? नहीं। डिलीवरी तो आपको खुद ही करनी है। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट क्रिएट ही तब हुआ है, तब तक तो वो क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो वो क्रिएट ही तब होता है जब डिलीवरी हो गई। तो नेगोशिएशन क्या ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर क्या ये लोग प्रेजेंट कर सकते हैं? मिस्टर एक्स के फादर को एक चेक मिला था, फादर की डेथ हो गई, जब पेमेंट का टाइम आया, क्या बेटा चेक के बदले में पैसे लेने जा सकता है? यस। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड टू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। पैसे, बच्चे मान लो आप, वो हमारा एक एसेट ही है। लेट्स से मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते हैं। मिस्टर एक्स ने 5 लाख की गुड्स बेच दी, मिस्टर वाई गुड्स सेल कर दी, मिस्टर वाई ने चेक भी दे दिया, उसके बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। अब उसका बेटा क्या ये चेक के बदले में बैंक से पैसे मांगने जा सकता है? यस। उसका एसेट ही है ना, ये जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो नेगोशिएशन या डिलीवरी तो कोई और नहीं कर सकता, वो आपको आपको ही करनी है। मैंने अपना एसेट और लाइबिलिटी खुद ही क्रिएट करने हैं। प्रॉमिसरी नोट तभी वैलिड होगा अगर मैंने खुद डिलीवर कर दिया है। पर मैंने प्रॉमिसरी नोट दे दिया, उसके बाद डेथ हो गई, तो अब क्या सामने वाले का लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करने आ सकता है? यस। ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पर, नेगोशिएशन can't be done by agent
या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल असाइनी। बट प्रेजेंटमेंट कैन बी डन। प्रेजेंटमेंट तो कर सकते हैं। सबको समझ आया ना? बताती हो भाई। वैसे पता है तुम्हें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब, बट उसकी एग्जाम्पल चाहिए। बच्चे लेट्स से मैंने सेक्टर 32 में HDFC में बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया। RMS का अकाउंट जो है वो यहाँ पर है, एंड अवनी का अकाउंट भी सेम जगह। एक ही ब्रांच में मल्टीपल लोगों का अकाउंट हो सकता है। तो अवनी ने RMS को एक चेक इशू की। सेक्टर 32 की ब्रांच का चेक होगा। मैंने भी इस चेक को प्रेजेंट कहां पर किया? मैंने भी इनको ये दिया। अब मैंने ये चेक एंडोर्स कर दिया लोकेश को। लोकेश का अकाउंट भी सेम ब्रांच में है, तो लोकेश ने बोला ठीक है आप मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो यहां पर क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया। यहां पर पहले चेक किसके पास पड़ा था? बैंक के पास। पहले बैंक के पास किसके बिहाफ पे चेक पड़ा था? RMS के बिहाफ पे। अब मैंने बोला कि मैंने एंडोर्स कर दिया है लोकेश को, ये उसकी अकाउंट डिटेल है, आप मेरे अकाउंट में पैसे मत ट्रांसफर करो, आप इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। तो अब बैंक चेक अभी भी किसके पास पड़ा है? बैंक के पास ही पड़ा है। पर किसके बिहाफ पे पड़ा है? लोकेश के बिहाफ पे। थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रही है किसी और के बिहाफ पे। ये किस टाइप की डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लियर है ना? एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। हमने ऊपर इतनी जगह पढ़ा कि आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर चेक को डिपॉजिट करना है, बट अगर आप रीजनेबल टाइम में नहीं करते हो तो क्या होगा? तो उस केस में सामने वाली पार्टी लायबल नहीं होगी। पर उसके लिए एक एक्सेप्शन है। कहते हैं अगर कोई ऐसा रीजन था जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो जब तक वो रीजन चल रहा है उतना टाइम हम आपको और अलाउ कर देंगे। तो मान लो फ्लड्स आ गए, तो जितने दिन तक फ्लड्स की वजह से रोड्स डिसरप्ट थी उतने दिन हम आपको और अलाउ कर देंगे। ठीक है? कहते हैं अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके कंट्रोल के ही बियॉन्ड है उतना डिले अलाउड। रीड कर दो सब लोग। क्वालिटी दी हो एजेंट को तुम्हें नेगोशिएट करने की, फिर भी नेगोशिएट कोई और करे नहीं। हो गया जी। अब मैं ये आपको पिक्चर भेज रही हूँ, बाद में आपने अपने नोट्स में कॉपी करनी है। सारा क्रक्स लिख दिया है एक ही जगह पे, मुझे पता है टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। किसे प्रेजेंट करना है? मेकर, एक्सेप्टर या ड्रॉइंग को करना है। अगर डिफॉल्ट करोगे तो सामने वाली पार्टी लाइबल ही नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और कोई भी जगह बताई ही नहीं तो प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। कब करना है? यूजुअल बिजनेस आवर्स में करना है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो आफ्टर डेट और साइट है तो मेच्योरिटी पे करना है। अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो 3 डेज हर इंस्टॉलमेंट में ऐड होंगे।
अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है स्पेसिफिक प्लेस पे तो आप उसी जगह पर करोगे। अगर कोई भी जगह नहीं डिसाइड की गई, नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड, तो आप करोगे उसके बिजनेस प्लेस पे या फिर रेजिडेंस पे। अगर कोई भी नोन बिजनेस प्लेस या रेजिडेंस नहीं है तो जहां पर भी वो पर्सन मिलता है आप। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है तो आप रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट करोगे। डिले सिर्फ एक केस में अलाउड है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि होल्डर के कंट्रोल के भी। आई होप सबको समझ आया अब अच्छे से। आई शेयर पिक्चर ऑफ दिस विद यू। यहाँ पे सारे जो 11 15 रूल्स मैंने ऊपर लिखे हैं उन सबको एक ही जगह पे आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम में केस स्टडी के लिए। अब ये टॉपिक मैंने स्किप करवाया था, इससे पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले पहले रूल्स ऑफ कंपनसेशन। जो रूल्स ऑफ कंपनसेशन है ना, इसके भी एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, 5 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो रूल्स ऑफ कंपनसेशन के जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो है डिसऑनर के बारे में, एक रूल है एंडोर्सर के बारे में, और एक है कि क्या आप कंपनसेशन क्लेम करने के लिए भी बिल ड्रॉ कर सकते हो। देर आर 5 डिफरेंट पॉइंट्स। देखो पहले मैं चार्ट बनवाती हूँ, फिर आप बुक में से रीड करना। इस चीज का प्लीज सब लोग चार्ट बनाएंगे। रूल्स ऑफ कंपनसेशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन 117, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन नंबर 117। इन केस ऑफ डिसऑनर, in case of endorsement, bills of exchange drawn to claim compensation। बच्चे मान लो मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, अब वो बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो गया अब मैं क्या क्या पैसे मांग सकते हैं। अमाउंट जो ड्यू थी मैं वो तो मांग ही सकती हूँ, प्लस जो भी मेरे प्रोटेस्ट या नोटिंग के चार्जेस हैं वो भी रिकवर कर सकते हैं। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। प्लस जो भी एक्सचेंज रेट है, लेट सपोज मैंने चाइना के किसी पर्सन को एक बिल साइन करके दिया। मैं गुड्स इंपोर्ट करती हूँ, तो जब मैंने गुड्स इंपोर्ट की मैंने चाइना के किसी पर्सन को बिल दिया। अब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा कौन सी करेंसी में होगा, चाइनीज करेंसी में होगा नहीं, डॉलर्स में होगा। तो मैंने उनको डॉलर्स में साइन करके दिया। लेट से मैंने उनको बोला कि मैं आपको $10,000 पे करूंगी। जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। अब चाइना के का जो भी पर्सन है वो मेरे से जब पैसे मांगने आएगा तो जो भी अमाउंट ड्यू है $10,000 वो डिमांड करेगा। प्लस जो भी उसे नोटिंग के चार्जेस लगे, मैंने जो डिसऑनर कर दिया उसके पास, उसके बाद उसे लॉयर के पास जाना पड़ा, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़े मेरे से पैसे लेने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस मेरे से रिकवर करेगा। प्लस अगर मैं उसे टाइम पे पैसे दे देती, उस टाइम पे $1 लेट्स एज्यूम 50 यूनिट्स ऑफ चाइना करेंसी के बराबर था। जब मैं पैसे लेट दे रही हूँ तो चाइना की करेंसी की वैल्यू चेंज हो गई। अब $1 48 यूनिट्स ऑफ चाइना करेंसी के बराबर है गया, तो उसे ₹2 का लॉस हुआ। ये जो डिफरेंस है वो भी वो किससे रिकवर करेगा, मेरे से रिकवर करेगा। तो कहते हैं अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे अलग अलग कंट्री का है जहां पे अलग अलग करेंसीज एप्लीकेबल हैं, तो जो आपकी अमाउंट ड्यू है वो भी रिकवर करोगे, प्रोटेस्ट या नोटिंग के चार्जेस भी रिकवर करोगे, प्लस जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो भी रिकवर करोगे। वो सब कुछ नोटिंग चार्जेस में कवर हो गया। क्लियर हो गया भी सबको इतना पॉइंट। अब एक केस है एंडोर्समेंट, पहले सुनो फिर लिखो। बच्चे मान लो एक्स ने एक बिल दिया वाई को, वाई ने बिल दे दिया जेड। अब ये बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब जेड किससे पैसे मांगने जाएगा, वाई से, और वाई किससे पैसे मांगने जाएगा, एक्स से।
जब वाई एक्स से पैसे मांगने जा रहा है, वो ये सब कुछ ही मांगेगा। ठीक है ना? वो जो पैसे लेने थे वो भी लेगा, प्लस जो नोटिंग के चार्जेस है वो भी रिकवर करेगा, और एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो भी रिकवर करेगा। एक्चुअली एक्स और वाई के बीच में भी डिसऑनर ही है। एंडोर्समेंट तो बात की बात है, एक्स और वाई में भी डिसऑनर ही है। तो वो उससे जो पहले पॉइंट में केसेस थे वो सब कुछ रिकवर करेगा। प्लस 18% पर एनम का वो इससे इंटरेस्ट मांगेगा इफ पेमेंट मेड टू जेड। अब जब जेड का बिल डिसऑनर हो गया तो जेड तो पैसे मांगने आएगा ना, मैंने जेड को पैसे दे दिए। मैं एक्स के साथ लड़ाई कर रही हूँ, उसके ऊपर केस कर रही हूँ, पर मैंने तो ये नहीं कि जेड को पैसे देने ही थे। मैंने उसे पैसे दे दिए, मुझे पैसे मिले लेट, पर मुझे देने पड़े पहले। तो जो मेरा लॉस हुआ उसके लिए मैं उससे क्या रिकवर करूंगी? 18% का इंटरेस्ट। समझ आई है स्टोरी? ठीक है। नहीं, जेड को नहीं मिलेगा। देखो, वाई और जेड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डिसऑनर का। एक्स और वाई के बीच में भी कौन सा रिलेशनशिप है? डिसऑनर का। एक्स और वाई के बीच में एक और रिलेशनशिप है। अगर वाई ने टाइम पे जेड को पैसे दे दिए तो वो बोलेगा मुझे तो टाइम पे देने पड़े, तुमने लेट दिए। सिर्फ उस केस में वाई एक्स से एडिशनल 18% मांग। राइट है? हाँ, नहीं, तो समझाती हूँ, ड्रॉ कर लो पहले। अब नहीं क्लियर है? टेस्ट देना है सब लोगों ने, कोई भी टेस्ट मिस मत करना। लविश। थर्ड पॉइंट। अब मैंने किसी से कंपनसेशन लेनी है, लेट से मैंने पहले चाइना के पर्सन को जो बिल दिया था उसे $10,000 देने थे। फिर उसने बोला कि प्रोटेस्ट के चार्जेस लगे हैं $100। मैंने कहा ठीक है, वो भी दे देती हूँ। फिर उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया कि मैंने देना है $25। तो टोटल अब मैंने उसे $10,125 देंगे। तो क्या वो ये पैसे रिकवर करने के लिए कोई बिल ड्रॉ कर सकता है? आंसर इज यस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन टू क्लेम कंपनसेशन। जो पहले दो केसेस में आपने पैसे रिकवर करने थे, क्या इन पैसों को रिकवर करने के लिए आप एक नया बिल बना सकते हो? यस। उस बिल के डिसऑनर के ऊपर कौन से राइट्स लगेंगे? सेम ये वाले। जो ओरिजिनल बिल के राइट्स थे वही किस चीज के ऊपर लग जाएंगे? कंपनसेशन के बिल के लग जाएंगे। अब देखो, बुक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ लिखा हुआ था, मैंने इसलिए स्पेशली दोबारा नोट्स बनाए। कंटेंट सेम है, बस मैंने प्रेजेंटमेंट अलग तरीके से किया। आप अपनी बुक से रिवाइज करो, बिल्कुल सेम कंटेंट है। पहले लिखा हुआ है द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अमाउंट ड्यू अपॉन इंस्ट्रूमेंट। जो भी होल्डर था, जिसके पास भी बिल, प्रोमिसरी नोट या चेक था, जो भी अमाउंट है उसे वो मिल जाएगी। टुगेदर विद, उसे और क्या मिलेगा? जो भी एक्सपेंसेस हुए प्रेजेंट करने के, नोट करने के, प्रोटेस्ट करने के, वो सारे एक्सपेंसेस रिकवर करेगा। अगर जो पर्सन है वो किसी जगह पे रहता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस एट विच इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, पर्सन किसी और जगह रह रहा है, इंस्ट्रूमेंट किसी और जगह पे पेएबल है, तो जो होल्डर है इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। तो दोनों में जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से उसे डिफरेंस आ रहा है वो रिकवर कर सकता है। सेकंड में आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा, थर्ड पॉइंट में स्टार्टिंग में क्या लाइन लिखी हुई है? अब एंडोर्सर क्या कर रहा है, तो मुझे फिर समझ आया कि भाई ये, कि नहीं तो सारा कुछ सेम ही लिखा होगा। तो थर्ड में उन्होंने फिर साथ में क्या लिखा? कहते जो भी एंडोर्सर है वो लाइबल जो था, उसकी जो अमाउंट ड्यू थी वो तो देनी ही देनी है। उसके अलावा उसने क्या देना है? 18% का इंटरेस्ट। ये 18% का इंटरेस्ट कब, कहां से काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जब उसने पेमेंट कर दी, अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन देयर। जब तक तुम्हें एक्स से पैसे नहीं मिलते, वाई जेड को तुमने कब पैसे दिए, वहां से शुरू करके जब तक तुम्हें एक्स से पैसे नहीं मिलते, इस पूरे ड्यूरेशन का आप क्या मांगोगे? इंटरेस्ट। जो भी डिसऑनर वगैरह के एक्सपेंसेस थे वो तो आप रिकवर करोगे ही करोगे, प्लस जो भी करंट रेट ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस था वो भी आप रिकवर करोगे ही करोगे। लास्ट पॉइंट,
कहते जो भी पार्टी एंटाइटल्ड है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, वो उस कंपनसेशन के लिए भी क्या कर सकती है, एक बिल ड्रॉ कर सकती है, एट साइट भी कर सकती है, ऑन डिमांड भी कर सकती है। जो बिल होगा नया, वो उसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होंगे। ये जो बिल है, इसके साथ आप ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट को अटैच करोगे। अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है, तो जो भी पार्टी है उसके पास सेम राइट्स होंगे जो कि ओरिजिनल बिल के डिसऑनर पे आपके पास राइट्स थे। जो ओरिजिनल बिल के केस में आपको कंपनसेशन मिलती, अभी भी आपको सेम कंपनसेशन ही मिले। कितने लोगों को अभी अच्छे से समझ आ गया रूल्स ऑफ कंपनसेशन? नहीं तो पहले लग रहा था कि सब कुछ सेम ही है, कि पांच अलग अलग पॉइंट्स क्या हैं। कौन सा? लास्ट वाला? एक बार पढ़ो वैसे खुद। सिंपल बात बच्चे ये है, मान ले मैंने तेरे से 1 लाख रुपए लेने थे, तूने नहीं दिए। मैंने कहा अब तूने 1 लाख रुपए भी देने हैं, प्लस 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी है, प्लस 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो मैंने टोटल तेरे से 1,07,000 लेनी है। मैंने 1,07,000 का नया बिल बना दिया, वो बिल भी डिसऑनर हो गया। अब ये जो 1,07,000 का बिल डिसऑनर हो गया, क्या मैं फिर से तुम्हारे से प्रोटेस्ट चार्जेस रिकवर कर सकती हूँ? यस। तो मुझे ये नहीं बोल सकते मैम एक बार लगा तो दिया प्रोटेस्ट के चार्जेस, दोबारा क्यों लगा रहे हो? एक बार 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा तो दिया, अब 1,07,000 के ऊपर इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो? तो जो नया बिल है उसके भी सेम वही राइट्स होंगे जो पहले बिल के राइट्स। आई होप क्लियर है अभी। सुनैना सेकंड इस पॉइंट में वो ये कहना चाह रहे हैं, लेट्स से तुमने मुझे एक बिल दिया और बोला कि मैम मैं आपको 10 दिसंबर को पैसे दे दूंगी। मैंने ही बिल दे दिया पिया को। मैंने पिया को बोला कि मैं तुम्हें 10 दिसंबर को पैसे दे दूं। मैंने ये बिल एंडोर्स कर दिया। लेट्स एज्यूम ये बिल डिसऑनर हो गया। तो अब पिया किससे पैसे मांगेगी? मेरे से। और मैं किससे पैसे मांगूंगी? तुम्हारे से। जब पिया मेरे से पैसे मांगने आई, मैंने उसे दे दिए। मैंने उसे साथ के साथ ही 1 लाख की पेमेंट कर दी। जब मैं तुमसे पैसे मांगने आई तो तुमने मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो मैंने केस कर दिया। अब जब मैं केस जीत गई, तो मैं तुमसे इंटरेस्ट मांगूंगी। मैं बोलूंगी 1 लाख रुपए देने थे, वो तो देने ही पड़ेंगे। जो प्रोटेस्ट करने के मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे। अब मेरा नुकसान हुआ, मैंने तो पेमेंट किस दिन कर दी? 10 दिसंबर। मुझे पैसे मिल किस दिन रहे हैं? 10 मार्च। तो जो थ्री जब भी मिल रहे हैं, जो भी ये डिफरेंस है इस टाइम पीरियड का, मैं तुमसे क्या रिकवर करूंगी? 18% पे इंटरेस्ट। अभी समझ आया? प्लीज सब लोग अच्छे से रीड करो एक बार अपनी बुक से, रूल्स ऑफ कंपनसेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वो भी रिकवर करें।
क्लियर है सबको? आई होप अभी याद हो गया है। ठीक है, जब समझ आएगा तो ऑब्वियसली फिर भी याद हो जाएगा, लॉजिकल लगेगा। अब लास्ट टॉपिक है। कहते हैं कुछ केसेस ऐसे हैं कि आपको प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, और हम लोग सीधा ही क्या मान लेंगे कि बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। मैंने प्रेजेंट किया ही नहीं और हम सीधा ही मान लेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया है। ऐसा कब करने की जरूरत है? अगर जो मेकर है वो खुद ही इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटमेंट, वो मुझे किसी एड्रेस पे मिल ही नहीं रहा, मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही, ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि जो मेकर है, ड्रॉई है, एक्सेप्टर है, वो रोक रहा है, वो प्रेजेंटमेंट होने ही नहीं दे रहा। ठीक है, लेट से मैंने लेटर भेजा, वो घर पे लेटर रिसीव ही नहीं करता, पोस्ट ऑफिस वाले उसके घर जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये मेरा लेटर नहीं है। ठीक है, इस केस में अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल थी एट प्लेस ऑफ बिजनेस, डिसाइड हुआ था कि वो अपने ऑफिस में इस चीज को क्लियर करेगा, बट उस दिन उसका ऑफिस ही बंद है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट थी वो पेबल थी किसी एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, नाइदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू पे इट अटेंड्स, कोई और जगह डिसाइड हुई बिजनेस प्लेस के अलावा, वहां पर वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी जगह डिसाइड नहीं हुई पर हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयर विद, इफ ही हैज एंगेज टू पे नॉट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, उस पर्सन ने खुद ही कहा था कि मैं खुद ही तुम्हें पे कर दूंगा, प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 पॉइंट्स सारे कॉमन सेंस से आराम से याद होने वाले। ऐसे कौन से केसेस हैं कि प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं है और हम लोग ये मान लेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया बिना प्रेजेंटमेंट की? पहला वर्ड क्या है हमारे पास? प्रिवेंट। पर्सन खुद ही प्रिवेंट कर रहा है, इंटेंशनली रोक रहा है प्रेजेंटमेंट। सेकेंड वर्ड है, उसने हमें बोला था कि बिजनेस प्लेस पे करो, और उस दिन उसका बिजनेस प्लेस क्या है? बंद। उसने हमें कोई और जगह बताई थी बट उस जगह पे कोई और पर्सन अवेलेबल ही नहीं। उसने हमें कोई भी जगह नहीं बताई थी बट उसे हम कहीं पर भी ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। या उस पर्सन ने हमें खुद ही मना कर दिया था कि मैं आपको पेमेंट करूंगा नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, आपके प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। इन सारे केसेस में हम क्या मान के चलेंगे कि बिल क्या हो गया है? डिसऑनर। उसके अलावा एज अगेंस्ट एनी पार्टी, अब अगर कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपने एक्शन लेना है, कहते थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, उसने पार्ट पेमेंट कर दी या प्रॉमिस किया कि मैं बाकी की पेमेंट कर दूंगा या अपने राइट को वेव ऑफ कर दिया, इन सारे केसेस में भी हम लोग मान लेंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेजेंट हो गया है। बच्चे मान लो जिस दिन पेमेंट की डेट थी मैंने 50% पैसे दे दिए और बोला कि मैं बाकी की पेमेंट बाद में कर दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया कि आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं किसी और दिन कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली सामने वाले के प्रेजेंट किए बिना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। एज अगेंस्ट ड्रॉअर, इफ द ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ नॉन प्रेजेंट, तो ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। मैं आपको एक ये वाली पिक्चर शेयर करूंगी, आप क्लास के बाद घर जाके इसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चन के लिए तरह पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से केसेस है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने की जरूरत। क्लियर है? पक्का क्लियर है? थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें। एक सेकेंड प्लीज, पहले ये टॉपिक रीड करो और सेक्शन 77 भी रीड करना, ये मैंने भी बताया है। आपकी बुक में भी है सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि ये मिसिंग है। इफ यू वांट दिस कलर्ड वर्जन, मैं पूरी फाइल भी शेयर कर दूंगी, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर आपको कलर्ड में चाहिए आप चाहे कलर निकलवा लेना, थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं बस।
अभी क्या डाउट है? होगा स्टेटमेंट में टेबल ऑन डिमांड ऑर्डर और बेयर वाला। अभी क्वेश्चंस में सबसे क्लियर कर। तो मैं सबसे पहले तो मैंने आपको कॉरेजेंडम नहीं शेयर किया था, जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। पहले उस टॉप उसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लेटेस्ट आरटीपी के क्वेश्चंस करेंगे, एंड में हमारी बुक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। हमारी बुक में हम मेन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, जो भी स्पेशल क्वेश्चन है। कॉरेजेंडम में पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमें केसेस बताओ जब एक पर्सन को डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, हम ये मान के चलेंगे कि उसने डिसऑनर का ऑफेंस कर दिया है। एंड कौन से कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, कि वो ऑफेंस ना बने। तो वो अल्टीमेटली हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, डिसऑनर ऑफ चेक में हमेशा कौन सा सेक्शन आएगा? हमने पूरा चार्ट के फॉर्म में लिखा था। जब कोई पर्सन किसी पर्सन के लिए को चेक ड्रॉ करता है किसी स्पेसिफाइड बैंक पे, और वो जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, उसका रीजन क्या है कि आपके अकाउंट में फंड्स इनसफिशिएंट है, या फिर आपने बैंक के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, उस अग्रीमेंट के से एक्सीडिंग अमाउंट का आपने चेक इशू कर दिया। एंड आपने चेक इशू किया किस चीज के लिए था? टू डिस्चार्ज अ डेट और अ लाइबिलिटी, किसी डेट के लिए दिया था। तो हम मान लेंगे कि आपने एक अफेंस कमिट किया है अगर आप तीन कंडीशंस पूरी करते हो। तीन कंडीशन क्या थी? चेक को प्रेजेंट करना है वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर। वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? जो भी चेक की डेट है उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर। जब भी आपको बैंक से नोटिस आया, तो बैंक से नोटिस आते ही 30 डेज के अंदर अंदर आपने नोटिस भेजना है। जब आपने नोटिस भेजा, वो नोटिस मिलने के 15 डेज के अंदर अंदर सामने वाले पर्सन ने पेमेंट कर, अगर उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है, फिर हम लोग मान लेंगे कि चेक क्या सेक्शन 138 में अफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अफेंस कमिट हुआ है। अफेंस के केस में क्या किया जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, डबल अमाउंट का फाइन, या दोनों चीज। सब लिख सकते हैं आराम से। आई होप अच्छे से याद हो गया है। नेक्स्ट, कहते सारे चेक बिल होते हैं पर सारे बिल चेक नहीं होते हैं। एक्सप्लेन करो एडिशनल फीचर्स चेक के जो कि चेक को बिल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो बस डेफिनेशन ही बतानी है दोनों चीजों की। पहले हम बताएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। हम एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर करते हैं एक स्पेसिफिक सम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के बाद उसने हमें पे करनी है। अनकंडीशनल होता है, ये ऑर्डर होता है। चेक की डेफिनेशन क्या है? ये एक टाइप का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफिक बैंक पे, एंड इट इज नॉट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ऑन डिमांड के बिना ये पे हो ही नहीं सकता। बस इससे प्रूव होता है कि सारे चेक पहले तो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके दो एडिशनल फीचर्स क्या हैं चेक में, और दो स्पेशल बातें क्या होती हैं? इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। मतलब के बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं, पर चेक में मिनिमम कितनी पार्टीज होती हैं? 3। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो मिनिमम ड्रॉअर और ड्रॉई ही चाहिए, पर चेक में ड्रॉअर, ड्रॉई और पे तीनों अलग अलग पर्सन होते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी जनवरी 25 के क्वेश्चन पेपर से। अंजलि ने कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स परचेज किए 15,000 के सुशील से एक शॉपकीपर से, और 1 मंथ का क्रेडिट। आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज के बाद, she makes out a blank promissory note, signed it and delivered it to Sushil, who endorsed it to Manish for the payment of his dues. तो अंजलि ने सुशील को एक ब्लैंक प्रोमिसरी नोट दे दिया। तो जो ब्लैंक प्रोमिसरी नोट होता है वो कौन से टाइप का होता है, बियरर के ऑर्डर? बियरर। इसने उसे किसे दे दिया? मनीष को। जो मनीष है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मनीष ने उसके ऊपर अमाउंट कितनी फिल कर ली? उसने तो दिया था उसे 15,000 का, पर मनीष ने ज्यादा अमाउंट लिख ली। एंड मेच्योरिटी पे वो अंजलि से पैसे लेने चला गया। अंजलि ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उसने बोला कि जो अमाउंट है इट इज मोर देन द अग्रीड अमाउंट। इट इज टू बी नोटेड दैट कि जो 17,000 की अमाउंट है स्टैम्प उसे कवर कर रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या अंजलि 17,000 पे करने के लिए लायबल है? Yes.
होल्डर इन ड्यू कोर्स को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को तुम मना कर ही नहीं सकते, तुम्हें उसे पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है। अगर कोई पर्सन साइन करता है और डिलीवर करता है किसी पर्सन को कोई पेपर जो कि स्टैम्प्ड है, चाहे तो वो पूरा ब्लैंक है या फिर उसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, तो वो सामने वाले पर्सन को अथॉरिटी दे रहा है कि तुम इसे खुद ही कंप्लीट कर लो, जो भी अमाउंट तुम लिखना चाहो, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय सैम। जिस पर्सन ने अब इसे साइन किया है इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स, आप उसे लायबल होगी। नो पर्सन अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स विल रिकवर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड। तो यहां पर अंजलि को कितना पे करना पड़ेगा? 17,000। kind of punishment for negligence. उन्होंने डिफरेंट दिया है। ये आंसर शुड बी 17,000। करेक्ट आंसर इज 17,000। उन्होंने यहां तक तो सब कुछ सेम ही लिखा है, कंक्लूजन में उन्होंने क्या लिख दिया है यहाँ पर? नॉट लाइबल। मैं एक बार आईसीआई की वेबसाइट पे जाके इसे दोबारा चेक कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा शुड बी 17,000। गलत है ये आंसर, इट इज रॉन्ग। मैं कंफर्म भी करती हूँ इससे, आपको आईसीआई की बुक से ही हम लोग रूल पढ़ते हैं, विल गो एज पर दैट। आईसीआई से डेफिनेटली इसे रिवाइज करना चाहिए, गलत है आंसर। हाँ जी, ये देखो भाई, मैंने आईसीआई की वेबसाइट पे जाके आईसीआई की बुक ओपन की है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, he can however recover any amount on the instrument provided it is covered by the stamp affixed on the instrument। एंड उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक पर्सन ने एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस दे दी एक बिल के ऊपर और ड्रॉर में रख दिया। ये तो कोई और चीज की एग्जांपल है, बट द आंसर इज इनकरेक्ट। इस केस में आंसर यही होगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर सकता है। ये एग्जांपल किसी और चीज से रिलेटेड है, एंड करेक्ट आंसर इसके रिकवर हो सकता है। जनवरी 25 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी हमने रूल्स ऑफ प्रेजेंटमेंट किए, ये ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट है। प्रिया एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसे एक बिल मिला अपने कस्टमर से, संजय से, जो कि ड्यू है पेमेंट के लिए 15 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को प्रिया ने उस बिल को प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए संजय के ऑफिस में ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर्स, बट संजय वहां पर प्रेजेंट नहीं था। प्रिया ने वो बिल दे दिया संजय के असिस्टेंट को और उसे बोला कि तुम उसे प्रेजेंट कर दो संजय को फॉर पेमेंट व्हेन ही रिटर्न्स। पर जो संजय का असिस्टेंट है वो बिल देना भूल गया, संजय ने पेमेंट नहीं की और जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो प्रिया ने प्रेजेंटेशन की है वो वैलिड है या नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या रूल, क्या चेक हो रहा है? क्वेश्चन सुना है क्या, सुना नहीं सबने? बताओ। Delivery side. ठीक है, आप ये देखो, जिस पर्सन को वो देके गई है वो उसका उससे कैसे लिंक्ड है? क्या हम एजेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं?
एजेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉय। नहीं कर सकते इसलिए। कर सकते। डिलीवर भी कर सकता है एजेंट। क्या प्रेजेंट एजेंट को कर सकते हैं? बच्चे मान लो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, कोई पर्सन मोनिका या गीतांजलि को चेक देके गया है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं लायबल नहीं हूँ पे करने के लिए, मुझे तो चेक मिला ही नहीं। मैं लायबल हूं ना फिर भी। प्रेजेंट हम किसे कर सकते हैं? एजेंट को भी कर सकते हैं, लीगल हायर को भी कर सकते हैं। क्लियर हुई है पक्का बात? जो हमने ये रूल लिखा था ना अभी, इसके साथ लिखो रेफर जैन 25 क्वेश्चन। इसी टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन है। नेगोशिएशन एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, पर प्रेजेंटमेंट तो कर सकता है। जनवरी 2025 में इसी चीज का क्वेश्चन पूछा गया। ये आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा नोट्स में है। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आया डिलीवरी का। कहते डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज असेंशियल वेदर इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर और ऑर्डर टू अफेक्ट द नेगोशिएशन। इसे एक्सप्लेन करो। आप अच्छे से बता सकते हो कि डिलीवरी, हाँ जी जरूरी है। डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के टाइम भी जरूरी है, नेगोशिएशन के टाइम पे भी जरूरी है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को पास ऑन करना। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकली मूवमेंट होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आप अपने एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट को किसी और के बिहाफ पे देते हो और वो आपके बिहाफ पे उस चीज को होल्ड करता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशन लगाई गई है, उसे किसी स्पेशल पर्पस के दिया गया है, तो प्रॉपर्टी सिर्फ तभी ट्रांसफर होती है जब वो कंडीशन पूरी हो जाए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट पेपर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नकुल ने एक प्रॉमिस दिया है सहदेव को 10,000 का एंड उसे डिलीवर भी कर दिया। सहदेव ने उसे एंडोर्स कर दिया अर्जुन, बट डिलीवर्ड टू अर्जुन एजेंट। अब नकुल ने दिया है सहदेव को, सहदेव ने दिया है अर्जुन को, नाम तो लिखा है अर्जुन का, पर उसने डिलीवर से किया है अर्जुन के एजेंट को। सब्सिक्वेंटली अर्जुन के एजेंट की डेथ हो गई एंड जो प्रोमिसरी नोट है वो अर्जुन को मिला इन हिज एजेंट टेबल ड्रॉर। अर्जुन ने स्यू किया नकुल को वो पैसों को रिकवर करने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है क्या वो उससे पैसे रिकवर कर सकता है? क्या एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया था? हो गया था या नहीं हुआ था? जिनको डिलीवर डिलीवरी क्या हम एजेंट को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कहते डिलीवरी टू अर्जुन एजेंट इज सफिशिएंट डिलीवरी ऑफ प्रॉमिसरी नोट, देयरफॉर अर्जुन इज लायबल टू क्लेम द पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। डिलीवरी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि हमने जो एजेंट को दिया है वो भी वैलिड है, इसलिए इस केस में हम पैसे रिकवर कर सकते हैं। नेगोशिएशन वर्ड का, इससे तुम ये मत सोचो कि, अगर आप इस रूल के बारे में सोच रहे हो कि मैम अभी तो आपने बताया कि नेगोशिएशन कांट बी डन बाय एजेंट, बट इट कैन बी डन टू एजेंट। ठीक है, मतलब उसको कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बाय और टू दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। मैंने बिल बनाया और मैंने बिल वंशिका को दे दिया, वैलिड है। मैंने बिल वंशिका के एम्प्लॉय को दे दिया, वो भी वैलिड है। मैंने बिल बनाया, मेरे एम्प्लॉय ने वंशिका को दे दिया, वो वैलिड नहीं। समझ आइए डिफरेंस कि नहीं आया? नेगोशिएशन कौन कर सकता है? जो पर्सन बिल दे रहा है वही कर सकता है। किससे कर सकता है? जिस पर्सन को देना है ड्रॉइंग को उसको भी कर सकता है, उसके एजेंट को भी कर सकता है। इट कैन बी डन टू एजेंट, राइट। मान लो आरएमएस के चेक के ऊपर मेरे पास साइन करने की पावर है तो मैं ही कर सकती हूँ, ठीक है। क्या पोनिका मेरे भी हाफ पे चेक पे साइन कर सकती है? नहीं। आरएमएस का चेक क्रेडिट भी मेरे अकाउंट में ही होगा। अगर आपने चेक दिया, क्या पोनिका उसे रिसीव कर सकती है? यस। अब अगर ये बात समझ आई है तो ये क्वेश्चन अब समझ आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? नकुल ने सहदेव को बिल दिया, सहदेव ने अर्जुन को बिल देना था, उसने अर्जुन के एजेंट को दे दिया। क्या नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई है? यस। डिलीवरी कैन बी मेड टू एजेंट। क्लियर है ना पक्का सबको? हाँ जी। हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट, बुक के साथ ही लिंक करके बताती हूँ, मैंने नोटिस किया है। देखो, उत्कर्ष ने कुछ गुड्स खरीदी है सक्षम से 50,000 की 14 अगस्त को।
सक्षम ने एक बिल ड्रॉ किया उत्कर्ष पे एंड उसे एक्सेप्टेंस के लिए भेज दिया सेम डे पे 3 बजे। उत्कर्ष ने रिक्वेस्ट किया सक्षम को कि उसे कुछ और टाइम दे एक्सेप्ट करने के लिए। सक्षम ने उसे टाइम दे दिया 48 आवर्स का। उत्कर्ष ने उसे 16 अगस्त को 3 बजे तक नहीं किया एक्सेप्ट। सक्षम ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग तो बिल डिसऑनर हो गया है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, क्या हम इसे डिसऑनर मानेंगे? ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन और खुद ही आंसर करो, आराम से पढ़ो पहले। एक्सक्लूडिंग बब्बू का ये डिसऑनर है या नहीं है? हमने जो 48 आवर्स काउंट करने होते हैं, कैसे काउंट करने होते हैं? एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। तो 14 अगस्त से 15 अगस्त 24 घंटे पूरे हो गए। पर 15 अगस्त से 16 अगस्त नेक्स्ट 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त को तो क्या थी? पब्लिक हॉलीडे थी। तो 17 अगस्त तक उसके पास टाइम था, तब तक अगर वो एक्सेप्ट ना करता फिर हम लोग क्या कहते हैं कि डिसऑनर हो गया है और सेक्शन 138 अप्लाई हो जाता। राइट है? पक्का क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक प्रोमिसरी नोट पेबल है एक सर्टेन पीरियड पे आफ्टर साइट। कहते हैं इसे प्रेजेंट करना जरूरी है मेकर को पेमेंट के लिए। ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी और हम इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनरी मान लेते हैं ड्यू डेट पे? ऐसा कौन सा केस है कि प्रोमिसरी नोट हो आफ्टर साइट वाला और उसे प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है? हमने स्पेशली बार बार एक्सेप्शन पढ़ी है, उसके अलावा एक और एक्सेप्शन पढ़ी है रूल्स के साथ ही। डिमांड नहीं करनी, पेमेंट ऑन पेमेंट स्पेसिफिक प्लेस। अगर कोई भी ऐसा प्रोमिसरी नोट हो जो कि पेबल ऑन डिमांड हो और आप कोई स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड नहीं करोगे, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ही पढ़ा ना हमने। एंड इन्होंने वो सारे पॉइंट्स जो मैंने लास्ट चार्ट में आपको मार्क करवाए, वो सारे पॉइंट्स भी आ। फिर से एक और डिलीवरी का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 3 बार रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। September 24, Jan 25। अच्छे से करके दो मुझे सब लोग। हाँ, हमने सिमिलर किया होगा। हाँ जी, क्या होगा? इनलैंड बिल होगा या फॉरेन बिल होगा? हमने सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल पहले डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा टेस्ट एक तरह से लेटेस्ट आरटीपी, और एक क्वेश्चन मैं इसमें दोबारा करवाना चाहती हूँ जिसका आंसर मैंने डिफरेंट बताया था बट इसमें डिफरेंट गिवन। हाँ जी, देखो, सिर्फ आंसर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। रूल वही लिखा है। कहते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉमिसरी नोट है, बिल है या चेक है, उसे प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, चाहे तो मेकर को, एक्सेप्टर को या ड्रॉई को, या बाय और ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर। अगर डिफॉल्ट करते हो प्रेजेंटमेंट में तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं होगी। इसका मतलब कि प्रेजेंटमेंट आपने किसको करनी है? जो पर्सन लायबल है उसको करनी है। उनके एब्सेंस में कहां पर करनी है? प्रॉपर प्लेस पे, बिजनेस आवर्स में करनी है।
ठीक है। करंट केस में क्या हुआ, प्रिया ने बिल संजय के ऑफिस में दिया, और कब दिया, बिजनेस आवर्स में ही दिया। पर उसने बिल संजय को नहीं दिया, संजय प्रेजेंट नहीं था, तो उसने बिल किसे दे दिया, उसके असिस्टेंट को दे दिया। तो मैं तो कह रही हूं कि ये वैलिड है, क्योंकि प्रॉपर प्लेस भी है। अगर कोई जगह फिक्स ना की हो तो ऑफिस में देना होता है, उसने ऑफिस में ही दिया है। उन्होंने बोला था बिजनेस आवर्स में देना है, और इसने भी कहां पर दिया है, बिजनेस आवर्स में। तो मैं तो इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लेस है एंड बिजनेस आवर्स में ही है, इस बिल को क्या बना रही हूँ, वैलिड। बट उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, कहते बाय लीविंग द बिल विद असिस्टेंट माइट बी कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिकल स्टेप। बट ये एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है कि बिल को या तो ड्रॉई को देना होता है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को देना होता है। कहते हैं ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया, नॉट वैलिड। तो उन्होंने एज्यूम किया कि जो पर्सन है उसका असिस्टेंट उसका वैलिड एजेंट नहीं है। मैंने एज्यूम किया कि ये वैलिड एजेंट है, लॉ हमने सेम अप्लाई किया, एजम्पशन डिफरेंस है। क्लियर हो गया ना अपनी। सही आंसर कौन सा है? बोथ आर करेक्ट। जैसे ऑल्टरनेटिव आंसर गिवन होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। आप अच्छे से अपना पॉइंट एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन एक लिख के भी देखेंगे, लेटेस्ट आरटीपी का। एक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगी, जो भी क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट आरटीपी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एक आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये भी हम बिल्कुल पहले कर चुके हैं, कर चुके हैं बट फिर भी करते हैं। मिस्टर अनिल ने एक बिल ड्रॉ किया है कोलकाता में मिस्टर बिमल पे। मिस्टर बिमल रहते हैं न्यूयॉर्क में, पर्सन जो ए है वो रह रहा है कोलकाता में। ये है ड्रॉअर, इन्होंने ड्रॉ किया है। एंड मिस्टर बी रहते हैं न्यूयॉर्क में, ये दिल्ली में रहते हैं। पेबल है बिल दिल्ली में। मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया। अब अनिल ने बिमल को स्यू किया और बोला कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पे। बिमल ने बोला कि जो उसकी लाइबिलिटी है न्यूयॉर्क वाले लॉ के अंडर है, एंड उसे पे करना पड़ेगा सिर्फ 6%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिमल की लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो ड्रॉअर के ऊपर रूल्स लगते हैं, मेकर के ऊपर रूल्स लगते हैं, वो तो कौन सी कंट्री के लगते हैं, जहां पर बिल ड्रॉ किया गया है। एंड जो असेप्टर है उसके ऊपर बिल कहाँ, रूल्स कौन से लगते हैं, जहां पर बिल क्या है, पेएबल है। तो ये बिल कहाँ पर पेएबल है, दिल्ली में, तो उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 6। नहीं, दिल्ली में रेट 6% है। अच्छा, दिल्ली में 18% है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 18% पे करना। ठीक है ना। इसे लिख के देखते हैं एक बार। चलो इसे रूल को प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को। आरटीपी ऑफ जनवरी 26 का क्वेश्चन नंबर 1। लाइबिलिटी इन केस ऑफ अ फॉरेन बिल। फॉरेन बिल के केस में लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, पहले ये चेक कर लो ये फॉरेन बिल है भी है या नहीं। तो इन फिर तो इन एनी केस कौन से रूल लगने हैं, इंडिया के ही रूल लिखने। फिर तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर उन्होंने सजेस्टेड आंसर में फॉरेन बिल के साथ लिंक करके आंसर दिया है, वो सजेस्टेड आंसर ही गलत है।
क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है, बिल ड्रॉ कहाँ पर हो रहा है, कोलकाता में। उसके बाद कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी होती है, या तो बिल क्या हो, पेबल इन इंडिया हो, या फिर वो पेबल टू अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये पेबल इन इंडिया, इंडिया में ही बिल बना रहे हो, इंडिया में ही पे कर रहे हो, तो ये तो है ही क्या, इंडियन बिल। मैं इसका सजेस्टेड आंसर देखती हूँ, शायद इन्होंने लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन बिल वाले रूल के साथ लिंक किया होगा, क्योंकि बुक में भी सिमिलर एग्जाम्पल है, बट एक्चुअली ये है ही इनलैंड बिल। हाँ जी, देखो, कहते बिल ड्रॉ किया गया है इंडिया में, पेबल है दिल्ली में, जो लाइबिलिटी है इज गवर्न्ड बाय इंडियन। तो रूल ये नहीं लग रहा कि लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन बिल, रूल एक्चुअली क्या लग रहा है, डेफिनेशन ऑफ इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल। ध्यान से समझ आया क्वेश्चन, कंक्लूजन तो दोनों केसेस में बाई चांस सेम आ रहा है। अगर हम लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन बिल का रूल लगाते हैं तब भी आंसर 18% आ रहा है, और अगर इनलैंड बिल का रूल लगा रहे हैं तब भी 18% का आ रहा है। पर मार्क्स कब मिलेंगे, जब आपका साथ में एनालिसिस भी ठीक है। इस क्वेश्चन में मेन एनालाइज करने वाली चीज ही क्या है, कि फॉरेन बिल के एप्लीकेबिलिटी के रूल्स ही नहीं लगेंगे। रूल्स ही किस चीज के लगेंगे, इनलैंड बिल के। समझ आया भाई सबको क्वेश्चन, पक्का क्लियर है। तो अब जब हमें आपको पेपर में या टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन बिल चेक करनी है, पहले ये चेक करना है ये फॉरेन बिल है भी या नहीं। मैं इसे कैंसिल करके लिख रही हूं, एज पर सेक्शन 11 एन इनलैंड negotiable instrument is an instrument drawn in India and payable to a person resident in India or payable in India। इनलैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ किया जा रहा है इंडिया में, पे होगा एक ऐसे पर्सन को जो कि इंडिया में रहता है, या फिर पेएबल होगा इंडिया में। A foreign bill is a negotiable instrument which is not an inland negotiable instrument। और इनलैंड बिल, जो इनलैंड बिल नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन बिल बोलते हैं। ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा जिसमें हमने एक्सप्लेन किया टाइप्स। ना, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज। अब पार्टीज की लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इन केस ऑफ inland bill the parties are governed by Indian laws। जब इनलैंड बिल है तो पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल ही कौन सा है, इंडिया के लॉज एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ अ फॉरेन बिल द लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर is governed by laws of the place where negotiable instrument is made। जिस पर्सन ने बनाया है के ऊपर तो कौन सी कंट्री के रूल्स लगेंगे, जहां पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है। बट लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर और एंडोर्सर
इज गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ प्लेस where negotiable instrument is payable। तो हमें चारों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी। पहले हमने एक्सप्लेन किया इनलैंड बिल क्या होता है, फिर एक्सप्लेन किया फॉरेन बिल क्या होता है, फिर बताया इनलैंड बिल के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल्स लगते हैं, फिर बताया फॉरेन बिल के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल्स लगते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कंक्लूजन। इट इज एन इनलैंड बिल, ये एक इनलैंड बिल है। पार्टीज शेल बी गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज एंड जो भी पर्सन का नाम हम क्वेश्चन में देख लेते हैं is liable to pay interest at the rate of 18% per annum। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी टेस्ट दे दोगे साथ ही कंपनीज एक्ट पे? दे सकते हैं कि नहीं? ठीक है बाद में, बट फिर अब कंपनीज एक्ट का मिस नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो यूनिट हैं, कंपनीज एक्ट और एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये टेस्ट अच्छे से दो। नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट में हम लोग ये प्लस एक और एक्ट जो कवर करेंगे उसका टेस्ट होगा। राइट, we'll take 2 minutes break and then start next topic।